पार्टिसिपेंट्स वेंट टू दिस इनिशिएशन स्टेज और वो इन्वॉल्व थे फन लविंग प्लेफुल एक्टिविटीज़ के हवाले से, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे रिगार्डिंग देयर पार्टिसिपेशन एट दिस स्टेज। और उन्होंने किस पे रिलाय किया? जो ट्रायंगल विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कि उन्होंने जो ट्रायंगल कोच, एथलीट और पेरेंट्स की जो वो दे हैवीली रिलाइड ऑन देयर टीचर्स और कोचेस फॉर गाइडेंस एंड सपोर्ट। एट दिस स्टेज they are totally dependent upon the teachers and जो है ना आप कह सकते हैं कोचेस पे या टीचर्स पे जो है ना वो टोटली डिपेंड कर रहे होते हैं। आप देखें कि इस अगर आप में से मोस्टली टीचर्स हैं तो आप देखें कि जब आप स्कूल में खासकर स्पेशली जो प्राइमरी स्कूल में जो आपके पास स्टफ होता है, छोटे बच्चे होते हैं प्राइमरी लेवल पे जितने भी है, या आप कह सकते हैं कि 12-13 साल से नीचे बच्चे, तो इस स्टेज पे जो टीचर कह देती है स्पेशली या कह देता है, और स्पेशली जो फीमेल टीचर्स के हवाले से जो बिल्कुल किंडरगार्टन या जो 5 साल 6 साल 7 साल के बच्चे हैं, तो वो बच्चों को अगर उसने गलत भी गाइड कर दिया तो जब वो घर जाते हैं पेरेंट्स से पूछते हैं तो पेरेंट्स से वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, वट एवर द टीचर सेड इज राइट। इसका मतलब ये होता है कि वो हैवीली या बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, और जो टीचर्स होते हैं वो उनके रोल मॉडल होते हैं, जो कोचेज होते हैं वो उनके रोल मॉडल नहीं। हमारे टीचर ने ऐसे किया तो पेरेंट्स को वो नेगेट कर देते हैं, और टीचर्स और कोचेस को जो भी गाइडेंस, तो इससे पता चलता है कि वो उनको इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा जो इन दो जो ये जो सेगमेंट्स हैं, जो हमारे टीचर्स और कोचेस हैं, मेंटर्स हैं, इनकी कितनी ज़रूरत होती है। और ये प्रीडोमिनेंटली ड्यूरिंग दिस अर्ली एज जो नोटिस किया जाता है कि प्रीडोमिनेंटली, यानी ये इसके बगैर ये मुमकिन ही नहीं है that parents and teachers notice certain children appearing to be gifted, talented or special in same way, कि तकरीबन जो है ना वो एक ही जैसे बच्चे उनके कि कैसे वो गिफ्टेड या उनकी जो सलाहियतें करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सामने आती हैं, या किस तरह उनके बच्चे जो है ना वो स्पेशल हैं, वो सबको एक नज़र से देखते हैं। और ये जो एट्रीब्यूशंस होते हैं, जो मेथड वो टीचिंग का यूज़ करते हैं, इसकी वजह से होते हैं। आप देखें कि क्लास की टीचर जो 25-30 बच्चे उनको जो है ना लेके वो चलती है साथ, तो वो बहुत ज़्यादा उस पे जो है ना उनका क्या कहते हैं कि रिलायमेंट या रिलाय करने की वजह से ये होता है। टीचर्स और कोचेस जो होते हैं वो जनरली अडॉप्टेड ये प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, यानी वो उनको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं, वो उनको कोई ना कोई एक्टिविटीज की वजह से, या प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच इसको कहते हैं, कि बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज में किसी प्रोसेस में डाल के, प्रोसेस कौन सा? लर्निंग प्रोसेस, जो टीचर उनको सिखाना चाहता है उससे रिलेटेड जो उसकी बेसिक थीम होता है वो उसमें शामिल करके उनको वो एक्टिविटीज कराई जाती हैं जो अपनी टीचिंग के। अगर आप फर्ज करें कि जो है ना कुछ भी कह लें कि आप अगर बॉल है तो बॉल के बारे में आप बच्चों को जो है ना कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाना चाह रहे हैं, बॉल गेम्स के हवाले से उनको बॉल्स के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो ही जो है ना एक ही बॉल को डिफरेंट जो है ना वेट्स के साथ वो जो है ना उसको प्रेजेंट करेंगे, उसके डिफरेंट जो है ना करेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। जैसे शॉर्ट पट वगैरह करते हैं तो छोटे बच्चों के लिए उसका वेट कम रखा जाता है, छोटा सा गोला जिसको आप, उसके बाद थोड़ा सा जो बड़े टीनेजर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा उसको वेट को ज़्यादा कर दिया जाता है, फिर जूनियर लेवल पे हो जाता है, वेमेन के लिए ज़्यादा हो जाता है, इस तरह जो है ना एट द एंड। तो ये जो भी हैं जो प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच अडॉप्ट करके
और वो उनको एनकरेज करते हैं। एनकरेज मैंने आपको पहले भी बताया है किस तरह किया जाता है। यंग चिल्ड्रन को कोई ना कोई लालच दे के, इंसेंटिव दे के, मोटिवेटेड करके, डेडिकेशन उनमें शामिल आपने करनी है, उनकी एफिकेसी को बहाल करना है, उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करना है। और ये सारी चीजें उसमें डालने के लिए बच्चे को आपने इनकरेजमेंट देनी है। तो इनकरेजमेंट आप नहीं देंगे तो ये बच्चा जो है ना वो जो है ना एनरोलमेंट जो है ना वो उसकी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं रहती। बिल्कुल वो जो है ना वो बोरिंग एक्टिविटीज अगर होंगी तो वो जो है ना वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद वो फेडअप हो जाएगा इन चीज़ों को। तो ये एफर्ट जो होती है ये आउटकम ऑफ द अचीवमेंट के लिए जो है ना ये एफर्ट की जाती है। रादर के इसको इस स्टेज के ऊपर बच्चों से आउटकम नहीं मांगा जाता किसी किस्म का उनसे, आपके कि एट द एंड मुझे ये उनसे पोजीशन चाहिए, ये नहीं। इसमें जो भी अचीव करना होता है, जो भी आप उनको करवाते हैं प्रोसेस ऑफ एफर्ट को, जो भी उनको एनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, उन उनको रगबत दिलाने के लिए, उनको इन्वॉल्व करने के लिए करते हैं आप। तो ये आप कह सकते हैं कि टीचर्स एंड कोचेस वर नॉट नेसेसरली टेक्निकल एडवांस एट दिस स्टेज। हमारा अलमिया ही ये है स्पोर्ट्स का कि हमारे जो नॉन टेक्निकल पर्सन हैं वो सारे इस स्टफ के साथ अटैच हैं, यानी अर्ली ईयर्स के साथ अटैच हैं, वेयर यू नीड हाईली क्वालिफाइड एंड टेक्निकल पीपल्स। यही हमारी पाकिस्तान की स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा डिक्लाइन की रीज़न है कि हमारे जितने हाई परफॉर्मेंस कोचेज होते हैं वो ए क्लास टीम के साथ जो है ना ये यानी वो पाकिस्तान टीम के साथ जो है ना वो अटैच होते हैं। जो दो लफ्ज़ पढ़ जाता है वो कहता है कि मैं बहुत बड़ा जो है ना वो कोच हूँ, या मुझसे बड़ा जो है ना वो उसको सबक नहीं आता, तो वो जो है ना उसके तो वो बेड़ा गर्क कर देता है। एट द स्टेज ऑफ एक्सपर्टीज वी डोंट नीड एनी सॉर्ट ऑफ कोचेज, ये हमें उनकी जरूरत ही नहीं है। उस लेवल पे हमें बिल्कुल उनकी एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं होती है। हमें तो उस जो है ना इस स्टेज पे वेयर चाइल्ड इज लर्निंग अ न्यू टेक्निक, और जब एक बच्चा अगर नई टेक्निक सीख लेता है तो उस टेक्निक को अगर आप रिमूव करना चाहें, आप में कोई खुदा ना खास्ता बुरी हैबिट अगर आ जाती है, या आप देखें कुछ बंदों को कान खुजाने की जो है ना, कुछ बंदों को वैसे सर पे खारिश करने की, कुछ बंदों को कुछ ना कुछ यानी कोई ऐसी उनकी जो है ना आदत बन जाती है, हैबिचुअल हो जाते हैं कि वो कोई कोई ना कोई अगर बैठे हैं तो हाथ हिलाते रहते हैं, नहीं तो पाँव हिलाना। तो ये अगर इसको अगर आप रिमूव भी करना चाहें इस चीज़ को, तो आपको सालों लगेंगे इस चीज़ को रिमूव करने में। क्योंकि एक चीज़ जब आपके ज़हन में इस स्टेज पे बैठ जाती है, दैट विल टेक years टू जो है ना वो वैनिश्ड अवे। तो वो आप इस स्टेज पे हमें टेक्निकल लोगों की जरूरत होती है। तो ऑल्दो के टीचर्स नेसेसरली टेक्निकली नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो इस स्टेज पे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद हो सकते हैं। और वो क्या प्रोवाइड करते हैं? दे प्रोवाइडेड द लव and positive reinforcement the children needed to keep learning and performing activities। तो ये इस स्टेज पे 1985 में रिसर्च ब्लूम के मुताबिक जो उसने कि पेरेंट्स वर आल्सो इन्वॉल्वड इन द स्टडीज इन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन, और they played very important role in the development of their children's talent. As a result of their interest in the particular field, the parents were often responsible for initially stimulating their children's interest in the same field or activity, so in sharing their excitement as well as being positive and supportive to their children. Parents were an excellent source of energy and motivation.
वो उनको पिक एंड ड्रॉप देते थे, वो उनको स्पोर्ट्स गियर प्रोवाइड करवाते थे, फन लविंग एक्टिविटीज़ में वो टीचर्स के साथ मिलके उनको एनकरेज करते थे, जो है ना बकअप करते थे। तो इससे उनकी परफॉर्मेंस पे, उनकी लर्निंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा हेल्प जो है ना मिली। अगर हम बात करें कि जो मिडल ईयर्स या स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होती है, तो इसके बाद जब अर्ली ईयर्स उनके ख़त्म होते हैं, तो इवेंचुअली दे द पार्टिसिपेंट्स मूव्ड ऑन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वेयर दे बिकेम जो है ना ब्लूम के मुताबिक हुक्ड, यानी वो फिक्स्ड हो जाते हैं, वो नथी हो जाते हैं, वो वहाँ जो है ना आके अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं कि हमने ये करना है फॉर देयर पर्टिकुलर एक्टिविटी। क्योंकि इनिशिएशन स्टेज पे जब वो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, तो कोचेस जो होते हैं, जो मेंटर्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनको पता चल जाता है कि 2-4 साल की एक्टिविटीज़ के बाद हमारा बच्चा, उसका रुझान किधर है, उसकी इंक्लिनेशन किधर है, उसकी इंटेंट क्या है, वो क्या चाहता है, वो कौन सी सपोर्ट करना चाहता है, वो कौन से एरिया को पसंद कर रहा है, या उसका टैलेंट किस किस्म का है, तो वो उसको गाइड करते हैं। तो वो इस स्टेज पे आके जब वो 7-8 साल का होता है, 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का, मैंने आपको बताया था कि इनिशिएशन स्टेज उस वक्त ख़त्म हो जाती है जब एक चाइल्ड जो है वो इंडिपेंडेंटली जो भी एक्टिविटी आप बताते हैं तो वो करना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है जब वो आप एक दफ़ा उसे कहें बेटा आपने ये नहीं ये करना है, उसको वो समझ में चीज़ें आना शुरू हो जाए, तो फिर आप समझें कि वो डेवलपमेंट स्टेज में दाखिल हो चुका है। तो इस स्टेज पे वो हुक्ड हो जाता है, वो आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिक स्पोर्ट्स की तरफ जो है ना वो अपना माइंड मेकअप कर चुका होता है। और लाइक दे वर जिमनास्ट रादर देन चिल्ड्रन हु डिड जिमनास्टिक्स, कि वो मे बी अच्छा जिमनास्ट बन चुका होता है, और उनकी बनिस्बत जो जिमनास्टिक करते रहे हैं, लेकिन वो जो जिमनास्टिक करते रहे हैं वो उसको अडॉप्ट नहीं करते, तो उसको इसी तरह कोई हॉकी कर लेता है, कोई फुटबॉल कर लेता है, कोई कुछ। तो देयर परसूट्स इवॉल्व टू मोर सीरियस नेचर एंड कंसिक्वेंटली हायर लेवल्स ऑफ डेडिकेशन टू सक्सीड वर फिटनेस। इस स्टेज पे वो जो है ना वो उनकी जो वो सीरियस हो जाते हैं, वो जो है ना अपनी जो उनकी ख्वाहिशात हैं कि आई हैव टू विन दिस, मैंने ये क्लब ज्वाइन करना है, मैंने चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेशन करनी है, तो ये हायर लेवल्स ऑफ डेडिकेशन देखने में मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। तो ये टीचर्स और कोचेस जो है ना, ये यूजुअली आप कह सकते हैं कि टेक्निकल स्किल्ड होते हैं इस स्टेज पे बनिस्बत प्रीवियस लेवल यानी इनिशिएशन स्टेज की। और वो क्या करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं प्रॉपर डेवलपमेंट टेक्निक, प्रॉपर प्रोवाइडेड चिल्ड्रन विद अपॉर्चुनिटीज़, उनको प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ टू वैल्यूएट देयर परफॉर्मेंस एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थ्रू डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क एथिक्स। ये जो डिसिप्लिन के साथ, एथिक्स के साथ, वर्क प्लान के साथ वो इनको जो है ना इंस्टिगेट करते हैं, और एम्फेसाइज करके इनकी प्रॉपर ग्रूमिंग करते हैं, इनको प्रोवाइड करते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस कि वो अपनी परफॉर्मेंस को एक्सपेक्ट कर सके या वो उसको निखार सकें। तो ये इस स्टेज पे टीचर्स और जो कोचेज़ होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग पर्सनल इंटरेस्ट जो है ना वो रखते हैं इन द पार्टिसिपेंट्स एट दिस। और कोचेज़ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये बच्चा मेरा जीतेगा, इस बच्चे को मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो ये अच्छा परफॉर्म करेगा। तो वो भी हुक्ड हो जाते हैं इनके साथ, और लविंग रिलेशन हो जाता है। द चिल्ड्रन हैड विद देम ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज was subsequently replaced by one जो इनिशिएशन स्टेज पे उनका जो लविंग एटीट्यूड होता है, जो प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता होता है, वो रिस्पेक्ट में चेंज हो जाता है। अब वो लव शव कोई नहीं रहता प्रीवियस जो होता है, अब वो रिस्पेक्ट में बच्चे भी, उनको भी पता होता है, वो भी रिस्पेक्ट मांगते हैं, और कोचेज़ को भी रिस्पेक्ट जो है ना वो देते हैं। तो ये प्रैक्टिस जो टाइम होता है
वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है इस स्टेज पे। पहले अगर वो फन लविंग एक्टिविटीज़ में 1 घंटा 2 घंटे लगाते थे, तो इस स्टेज पे डबल हो जाता है, ऑलमोस्ट ज़्यादा हो जाता है। पार्टिसिपेंट्स बिकेम मोर अचीवमेंट ओरिएंटेड एंड कंपटीशन बिकेम द यार्डस्टिक्स फॉर मेजरिंग। तो ये अचीवमेंट ओरिएंटेड हो जाते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं कुछ, तो इसको अचीवमेंट ओरिएंटेड के साथ कंपटीशन में हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं, और फिर वो प्रोग्रेस को, अपनी परफॉर्मेंस को यार्ड स्टिक बना लेते हैं। मैंने ये जीतना है, या हार है या जीत है, तो वो इस चीज़ को सामने रख के sacrifices had to be made on the part of not only the performance but also the parents। तो इस स्टेज पे जो बच्चे सेक्रीफाइसेस करना शुरू कर देते हैं, कुर्बानियां देना शुरू कर देते हैं। क्या कुर्बान करते हैं कि उधर बहन की शादी है, भाई की शादी है, घर में फंक्शन है, कई पार्टी है, इनवाइट किया हुआ है, किसी रिलेटिव के पास जाना है, तो वो फिर ये एक्टिविटीज छोड़ छाड़ के सारी क्या करते हैं, आपको अपनी एक्टिविटीज की तरफ इन्वॉल्व होते हैं। एक सेकेंड प्लीज। पानी दे दे बेटा मुझे। So they also help in restricting outside activities such as work and outings with friends, while still showing concern for the total development of their children। तो पेरेंट्स भी इस पे क्या करते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, और जो है ना इस पे, मामा को कावा बना दे बेटा। They also help to restrict outside activities such as work and outings। तो ये इस स्टेज पे, डेवलपमेंट स्टेज पे उनका जो इंक्रीज हो जाती है। लेट ईयर्स एंड स्टेज ऑफ परफेक्शन, ये जो लास्ट स्टेज है, एक्सपर्टी स्टेज है, मास्टरी स्टेज है, इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, आगे इसकी डिटेल भी आपको नज़र आएगी। तो 1985 में अकॉर्डिंग टू ब्लूम ही आप कह सकें कि ये जो फाइनल स्टेज है, द वन ऑफ परफेक्शन है। करता हूँ बाद में। द वन ऑफ परफेक्शन, तो ये जो फाइनल स्टेज है, ये परफेक्शन या एक्सपर्टी स्टेज है, और इसमें इंडिविजुअल्स बिकेम एक्सपर्ट्स। जो एथलीट होता है वो एक्सपर्ट हो चुका होता है। द पार्टिसिपेंट्स वर रेडिकली obsessed by their chosen activity which dominated their lives at the point कि वो उसके बारे में जो एक्टिविटी वो ज्वाइन कर चुके होते हैं, वो अ, आप कह सकें जो उन्होंने चूज़ किया होता है रास्ता, उसमें हाईली एक्सपर्टीज जो है ना उनकी हो चुकी होती हैं। और जो आप कह लें कि एम्फेसिस जो वो प्लेस करते हैं, वो हाई लेवल स्किल्स के ऊपर प्लेस करते हैं, और ये अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के, ऑटोमेटेड मूवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, और participants were willing to invest the necessary time and effort required to achieve their ultimate performance goals। इस पे वो गोल सेटिंग करना शुरू कर देते हैं, टारगेट अचीव करने के लिए सेट करते हैं। और फर्दर मोर देयर वॉज अ शिफ्ट इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ट्रेनिंग एंड कंपटिशन फ्रॉम द टीचर्स और कोचेस टू द परफॉर्मर्स। और इससे वो जो टीचर्स और परफॉर्मेंस की बजाय ये जो सब कुछ शिफ्ट होकर ट्रेनिंग जो होती है वो परफॉर्मेंस की तरफ, परफॉर्मर्स की तरफ चली जाती है। परफॉर्मर्स क्या करते हैं, हैड टू बी ऑटोनोमस एंड एक्सट्रीमली नॉलेजेबल। उनको अपनी हाउ होती है, अपने इवेंट के बारे में उनको इन आउट्स का पता होता है, वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और इस स्टेज पे अपने अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेनिंग प्लान वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा
मेहनत करना शुरू कर देते हैं, और उनके जो मेंटर्स और मास्टर टीचर्स होते हैं एट दिस लेवल, वो एनॉर्मस डिमांड्स ऑन दी परफॉर्मेंस, वो क्या करते हैं, वो उनसे डिमांड करते हैं, क्या डिमांड करते हैं, परफॉर्मेंस डिमांड करते हैं। ये हमें ये चैम्पियनशिप चाहिए, और यू हैव टू विन दिस, क्योंकि वो दे हैव इन्वेस्टेड ऑन परफॉर्मर्स, और अब वो मांगते हैं कि हमें ये कुछ रिक्वायर्ड है, हमें कोचेस जो है वो डिमांडिंग हो जाते हैं, और ये कुछ वो खौफजदा भी होते हैं, बट हमेशा रिस्पेक्टफुल में रहते हैं। और पेरेंट्स जो है ना, वो इस स्टेज पे लेसर रोल प्ले करते हैं, उनका बहुत कम रोल होता है, मिनिमम रोल होता है। पार्टिसिपेंट्स कंप्लीटली इमर्स्ड इन देयर एक्शंस एंड एज्यूम टोटली रिस्पॉन्सिबल, वो खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आना जाना सारा कुछ वो खुद करते हैं। तो इसके बाद जो आखिरी स्टेज है एक्सपर्टीज की, उसके बाद वो रिटायरमेंट फेज आ जाती है, एज कंपेयर टू अदर वॉक्स ऑफ लाइफ। जो ट्रांजिशन पीरियड कम्स अर्लियर फॉर द एथलीट्स एंड दे ग्रेजुअली स्विच ओवर टू देयर नॉर्मल लाइफ। तो ये एज कंपेयर टू अदर वॉक्स ऑफ लाइफ, जो एथलीट होता है उसकी रिटायरमेंट जो है ना वो जल्दी आ जाती है। कैसे जल्दी आती है? इंजर्ड हो गया, खुदा ना खास्ता, नहीं तो मैक्सिमम आप देखें कि जो मैक्सिमम एज होती है ओलंपिक में, आप देखें वो 25-26 साल, 27 साल, 30 साल से नीचे नीचे सारे होते हैं। और जैसे ही वो कितने की उसकी लाइफ होती है, एक एथलीट की ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़िंदगी होती है वो 2 ओलंपिक्स की होती है, मैक्सिमम 3 ओलंपिक्स की हो जाएगी। यानी आप 4 साल है तो 8 साल कर लें, 8 साल है तो 12 साल मैक्सिमम, ये भी रेयर केसेस में होता है। लेकिन ये जो आप कह लें कि नॉर्मली 10 से 12 साल तक यही है, बल्कि कुछ तो 4 साल बाद ही तो ये यही उसकी फेज होती है। उसके बाद उसने अपने आप को स्विच ओवर करना होता है नॉर्मल लाइफ की तरफ। ये नॉर्मल लाइफ का मकसद ये नहीं कि वो स्पोर्ट्स छोड़ देगा, अगर वो प्रैक्टिकली खुद जो है ना वो एज एथलीट अगर वो पार्टिसिपेशन कर रहा है, तो फिर वो क्या करता है, कोचिंग करना शुरू कर देता है, मैनेजर एज ए आ जाता है, स्पोर्ट्स साइंसेज में डिग्री कर लेता है, बैंक को ज्वाइन कर लेता है, वापडा को ज्वाइन कर लेता है, एयरफोर्स को ज्वाइन कर लेता है, किसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लेता है, आर्मी को ज्वाइन कर लेता है। तो ये जो स्टेज होती है, ये आप कह सकते हैं कि ये इसके बाद वो उनके साथ फिर अपनी नॉर्मल लाइफ, यानी अपना वर्क प्लेस जो भी है, चाहे वो स्पोर्ट्स की भी जॉब करता रहे, लेकिन एज एन नॉट एज एन एक्टिव प्लेयर बट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर या कोच के तौर पे जो है ना वो ये काम करता है। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछें जी, एनी क्वेश्चन? किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, सारे सोए पड़े, पता नहीं। वो सुन भी रहे हैं कि मैं अकेले ही बोल रहा हूँ? सर सुन रहे हैं। माहा, तो कोई सवाल है तो करो बेटा। सर ये थोड़ा सा ना, मतलब कि अजीब सा सब्जेक्ट है, तो मुझे थोड़ा इसको समझने में देर लगती है। अजीब सा सब्जेक्ट तो नहीं है जो है ना, लेकिन ये है कि ये बड़ा बेटा इम्पोर्टेंट किस्म का आपका जो है ना वो सब्जेक्ट है। ये सिर्फ आप ये ना समझें कि आपके पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बल्कि अगर आप एज अ फिजिकल एजुकेशनिस्ट है तो दिस इज योर बेस। ये हमारा वो निगलेक्टेड एरिया है जिस पे किसी ने काम नहीं किया। मैंने सर बड़े, हाँ जी बेटा, बोलो बोलो। सर ये कौन सी बुक है? बेटा ये कोई बुक नहीं है, ये सारा रिसर्च वर्क है। ये टैलेंट डेवलपमेंट का जो सब्जेक्ट है एचईसी के सब्जेक्ट में जो है ना इंक्लूडेड है, और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल इनमें इसमें शामिल है इसके सिलेबस में। सर असल में
कभी सर पढ़ा आप है? सर ये जो हमें सारा मुश्किल सिलेबस होती है। अवेल करेंगे ना? सिलेबस में बेटा अपडेट कर लूंगा। मुझे तो वो ये धरने धुरने की वजह से वो सारे ही कुछ दिन ऑनलाइन कर दिया था, जा भी नहीं सके। मैं कल जुबैर मुझे यार याद करवाना, कल अगर मॉर्निंग में 10-11 बजे ना, तो मैं कोशिश करूंगा। सिलेबस पड़ा होगा मेरे पास ना ऑफिस में। सर हमें सिलेबस भी सारा दें, स्लाइड्स भी दें, और इसका वो स्लाइड्स तो पीडीएफ। आपको साथ साथ ये हाँ दे जी रहा है, स्लाइड्स तो जी वो सर, तो वो आपको पीडीएफ साथ साथ। में हाँ तो बेटा पीडीएफ में पीडीएफ में ऑलरेडी नोट्स इसने वगैरह शेयर कर भी। दी हुई है। इसने ये तो सारे शेयर कर दिया हुआ है। जुबैर ऑलरेडी दे चुका हुआ है, ग्रुप में शामिल है, लेकिन जी बाकी सर ऑलरेडी सिलेबस शेयर है जरूरी ये है। पूरी फाइल लिखी। और सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ जुबैर, मैंने शेयर नहीं किया था आपसे, है पढ़ा हुआ सब्जेक्ट्स? सिलेबस सर मेरे पास पड़ा होगा। वो भी शेयर कर दें, इसे कंटेंट शेयर कर दें ना चले इनसे। ठीक है सर, वो भी नहीं तो मैं भी देख लूंगा, अगर है तो फिर शेयर कर दो इनको सारे सब्जेक्ट लिस्ट। वो जो तकरीबन कोई 24-25 के करीब है जी सब्जेक्ट्स जी। जो है ना, वो सारे शेयर कर दो, ताकि इनको भी पता हो कि ये सब्जेक्ट शामिल होते हैं, उसी में से पेपर बनता है। और किसी का कोई यहाँ तक कहीं ना बोलो बेटा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो सर, जी आपसे जी एक बोले रिक्वेस्ट करनी थी सर। यहाँ पे ना बोले नेटवर्क नहीं आता इस टाइम, प्लीज टाइमिंग चेंज कर दें क्लास की, मेरा लेक्चर रह जाता है इस तरह, किस टाइम पे बेटा कनेक्ट ही उनसे नहीं बात? होता सर मेरा। तो किस टाइम पे करना है? मैंने तो कहा अगर दिन को, अगर आप लोग ऑफिस आवर्स में करना चाहते हो तो मुझे तो कोई नहीं मसला। 10 से लेके 2 बजे तक मुझे बता दो किस टाइम पे, तो मैं कोशिश करूंगा। उस टाइम भी हो सकता है। सर मॉर्निंग जी टाइम सर। जब गर्मी की छुट्टियां हो जाए तो फिर कर लेंगे, लेकिन अभी ये जो हफ्ता है ना जो रहता है सर, उसमें मुश्किल है। और तो सर बेटा ये पूरे मुश्किल 2 साल में ना हमें ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया गया था, ये टैलेंट डेवलपमेंट वाला, तो थोड़ा सा ना मुश्किल हो रही है समझने में इसको। कोई नहीं। आप इतना ज्यादा नहीं है इसका और सिलेबस है। मैं तो बड़ा डिटेल के साथ आपको डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ अगर समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बोले। मेरे तो ख्याल में, मुझे तो नहीं लगा कि किसी को समझ ना आ रही होगी। क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? हाँ सर असल में हमने पहले थोड़े कभी से ना पढ़ा सर नहीं, कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहे ठीक तरह कंसेप्ट से। वाकई किस क्लियर नहीं चीज हो का रहा। बेटा, मुझे वो बताएं कि क्या, किस चीज का कॉन्सेप्ट किस तरह नहीं क्लियर हो रहा, किस सर पॉइंट ऑफ मतलब व्यू नहीं, से आप? कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो समझ नहीं आ रहे कि कहने वाला कहना क्या चाह रहा है और पूछने वाला पूछ क्या रहा है। अच्छा, इसके बस यही पूछने वाला पूछ क्या रहा है, और ये इसके जी अलावा सर, ये मतलब कि यही ना है? थोड़ा कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहे इसमें। अच्छा सिर्फ ये आप ही का कि देखें, मैं अब 3 से 4 मिनट में इसको थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूँ, 3 से 4 मिनट में, ठीक है? और जी सर। उसके बाद फिर मुझे आप बता देना। सबसे पहले तो आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि टैलेंट है क्या है। जी सर। यहाँ तक तो समझ आ गई। जी सर, ये समझ आ गया है। टैलेंट जो है ना, जो आप कह सकते हैं कि सिर्फ एक तो टैलेंट क्या है, और दूसरा डेफिनेशन तो उसकी मैं बाद में आपको बताता हूँ कि आप कैसे कह सकते हैं। फर्ज करें आपके सामने आपका छोटा बहन भाई बैठा हुआ है, कोई बच्चा बैठा हुआ है, 4-5 साल 5 साल का बच्चा आपके सामने बैठा हुआ है, लेट्स सपोज। कोई, हम क्योंकि स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स में बच्चे इन्वॉल्व होते हैं ना, कि वो बंदे इन्वॉल्व होंगे ना, यही बात है ना। यस सर। अच्छा, आपके पास सामने 2 या 4 बच्चे वैसे ही बैठे हैं, तो हम सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टैलेंट क्या है, या उसकी कौन सी ऐसी चीजें हैं या कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको देख के हमें पता चलेगा कि ये टैलेंट है इसमें। ठीक है? एक्सक्यूज मी सर, जी जी।
सर अब मुझे थोड़ी समझ आई है कि मतलब इसमें सबसे पहले तो हमें जो है ना वो किसी भी प्लेयर को लेते हुए या किसी भी बच्चे को अगर किसी गेम में लेके आना तो हमें पहले उसको जांचना है कि उसकी जो अपनी क्वालिटी क्या है, कि मतलब हाँ, उसमें टैलेंट खुद में कौन सा टैलेंट अब है, आप एक तो किस दफा ना एबिलिटी का मालिक है वो। एक मिनट, एक दफा आप ये 4 से 5 मिनट ये मैं सारा रिवाइज कर रहा हूँ, एक दफा सुन लो, जी जी उसके ठीक बाद होगा फिर सर। आपने मुझे अब सवाल करना है, ठीक है? ओके फिर मेरा सर, वो श्योर। सारा रह जाएगा। ओके सबसे सर। पहले अब मेरी ये बातें बेशक नोट करती जाओ या रिकॉर्डिंग आगे ही हो रही है, ठीक है? सबसे पहले तो आपके सामने बंदा बैठा हुआ है, कोई भी इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या है, काला गोरा चिट्टा कुछ भी है, छोटा बड़ा, ठीक है? कैसे पता चलेगा भाई ये टैलेंटेड है? इसकी 5 वजूहात हो सकती हैं, 5 रीजंस हो सकती हैं, ठीक है? सबसे पहले तो ये कि जेनेटिकली ट्रांसमिटेड स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इसमें जो उसके पेरेंट्स, आपने जब उसका इंटरव्यू या उससे पूछना है या उसके, सबसे पहले तो उसके बैकग्राउंड के बारे में आपको पता चलेगा। उसका फादर अगर एथलीट है, उसका फादर अगर हॉकी प्लेयर है, अगर फुटबॉल प्लेयर है या स्पोर्ट्समैन का बच्चा है, या ठीक है, तो वो तो जेनेटिकली ट्रांसमिटेड, ऑटोमेटिकली उसका उसके कुछ ना कुछ उसमें ऐसी चीजें आपको नजर आ जाएंगी, थोड़ी बहुत चीजें। या वैसे भी अगर आपके सामने उसका बाप और माँ खड़े हैं, तो उनके 2 या 3 बच्चे आए हैं, तो आप उनकी तरफ नजर दौड़ाएंगी तो आपको लगेगा ये माँ पे है, ये बाप पे है। जेनेटिक पता चलता है कि नहीं पता चलता इन चीजों का? यस सर, चलता है पता। ठीक है। अब दूसरी बात, एक तो हो गया जेनेटिकली ट्रांसमिटेड के कोई भी चीज है आप में आपके पेरेंट्स से ट्रांसफर होके आती है, यानी टैलेंट जो है आपके पेरेंट्स से आप में ट्रांसफर होता है या बच्चे में ट्रांसफर होता है। दूसरी चीज कि एक बच्चे को देख के आप कभी भी ये नहीं जज कर सकते कि आया कि ये कितना टैलेंटेड है। अगर 6 साल का बच्चा है तो आप कह सकती हैं कि ये बच्चा ओलंपिक में जाएगा? नहीं कह सकते, ऐसी बात ही है। नहीं कह सकते। लेकिन उसमें कुछ चीजें, कुछ इंडिकेशंस नजर आएंगी जो हमें, यानी आपको, जो ट्रेंड पीपल हैं, ट्रेंड कौन है? जिन्होंने डिग्रियां की हुई हैं, सालों लगाए हुए हैं फील्ड में, ये ट्रेंड पीपल हैं। तो उनको नजर आएगा कि कुछ इंडिकेशंस, कुछ वो, यार ये तो बहुत तेज चलता है, यार ये तो एजिलिटी इसकी अच्छी है, यार इसकी स्पीड अच्छी है, यार ये तो भाग भाग के काम करता है, या ओ ये तो मिंगल अप हो जाए, ये जल्दी, वो देखिए सबकी हेल्प कर रहा है। ये क्या चीजें हैं? इंडिकेशंस हैं, इंडिकेशंस ही है ना, सिम्टम्स ही हैं। अब ये 2 चीजें हो गई। एक ये कि बच्चे को देख के आप कभी भी अंदाजा नहीं कर सके कि 100% ये टैलेंटेड है या नहीं, बट there will be certain indications, ठीक है, allowing people to identify talent before exceptional level। हो गई। तीसरी चीज कि these early indications क्या करती हैं? ये जो सिम्टम हैं जो आपको नजर आ रही हैं, ये आपको बेस प्रोवाइड करेंगी, आपकी बुनियाद है ये, जो आपने प्रिडिक्ट करना है, जो आपने पेशीन गोई करनी है कि भाई ये चीजें इसमें मौजूद हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि ये कल को जाके बच्चा अच्छा वॉलीबॉल प्लेयर बनेगा। ठीक हो गया? अब चौथी चीज, मुझे ये बताएं कि आपकी क्लास, ये क्या नाम था, शहीना का सवाल था ना? यस सर। शहीना, कितने बच्चे थे आपकी क्लास में एमएससी में, बीएस ऑनर्स सर में? 32। 32 बच्चों में से सीजीपीए सबका किसका आया? सर एथलीट थी एक लड़की, उसका आया था। मैं पूछ रहा हूँ कितने बच्चों का आया? 3
सर 19 बच्चों का आया था। नहीं, सबसे ज्यादा जो जिस बच्चे का आया अगर 3.7 था या 3.6 था तो वो कितने बच्चों का था? 3.7 और 3. सर तकरीबन चले 10 बच्चों का था। 3.5 ही आया बेटा, 3.5 ही आया। जी सर, चले आप 10 19 से बच्चों का 11। कह रही हो, 19 बच्चों का 3 से प्लस आया, बाकियों जी का सर। क्यों नहीं आया? सर इंटरेस्ट नहीं था उनका। इसका मतलब है कि ओनली माइनॉरिटी आर टैलेंटेड, ओनली माइनॉरिटी आर टैलेंटेड यस सर। इफ ऑल चिल्ड्रन वर, अगर माइनॉरिटी या थोड़े लोग टैलेंटेड होते हैं, अगर सारे बच्चे टैलेंटेड हो जाए, सभी 4 जीपी ले जाएं सीजीपीए, तो देयर विड बी नो वे टू प्रेडिक्ट और एक्सप्लेन डिफरेंशियल सक्सेस। और फिर हम कैसे करेंगे ये जीत गया ये हार गया? क्लियर हो गया यहां तक? यस सर। 70 बच्चों में से 4-5 ही टैलेंटेड निकलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो और किसी उसमें टैलेंटेड नहीं होंगे, मे बी वो बातों में टैलेंटेड हो, मे बी वो डांस में टैलेंटेड हो, मे बी वो मैथमेटिक्स में टैलेंटेड हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो टैलेंटेड नहीं है, बट जो स्पेसिफिक जिसका आप उस वक्त एनालिसिस कर रही हो, आपने फुटबॉल के लिए ले रही हो, वॉलीबॉल के लिए ले रही हो, एथलेटिक्स के लिए ले रही हो, तो इसका मतलब है कि जेनेटिकली ट्रांसमिटेड उसमें बाप दादा से तो जो कुछ उसमें आया, फिर उसके अंदर कुछ स्पार्क मौजूद था, फिर उसको देख के आपने अंदाजे लगाए कि ये इसमें अच्छा, फिर अगर सारे बच्चे आपको वो 70 बच्चे हैं तो आप ये कह दो कि 70 के 70 टैलेंट, ये तो हो ही नहीं सकता, उसमें से 5-7 ही निकलेंगे, तो इसका मतलब है ओनली माइनॉरिटी आर टैलेंटेड। आखिरी है टैलेंट्स आर रिलेटिवली डोमेन स्पेसिफिक, जो आपका जवाब है सबका कि ये डोमेन स्पेसिफिक होता है, कोई किसी में टैलेंटेड कोई किसी में, हर कोई टैलेंटेड नहीं होता, कोई मैकेनिक है तो कोई इंजीनियर है तो कोई डॉक्टर है और कोई कारपेंटर है, हर बंदा अपने फील्ड में स्पेसिफिक जो है ना वो उसकी डोमेन है, उसमें वो टैलेंटेड होता है। जो वो कर सकते हैं हम नहीं कर सकते, जो हम कर सकते हैं आप नहीं कर सकती हो। तो ये यहां तक इसका मतलब है कि ये जो 5 चीजें हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको देखते हुए आप टैलेंट, तो अब टैलेंट की जो तारीफ है कि जो जो वो ये कहते हैं कि टैलेंट इज करेक्टराइज्ड बाय प्रॉपर्टीज दैट आर जेनेटिकली ट्रांसमिटेड एंड पार्टली सोशलाइज्ड, कि या तो जेनेटिकली ट्रांसमिटेड या आपके सोशली जो सेटअप से एनवायरमेंटल कंडीशन से आप में आई है, उस सोसाइटी में रहते हुए जो कुछ आपने सीखा है, उस आगे पीछे के माहौल को देख के सीखा है, तो ये इससे वो टैलेंट बनता है। ठीक है, लेकिन हमारा इस किस्म के किसी भी टैलेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे वो म्यूजिक है, हमारा तो स्पोर्ट्समैन है, हमने तो स्पोर्ट्समैन निकालने हैं, तो हमारा जो ताल्लुक है वो 3 किस्म के टैलेंटेड लोगों के साथ है, इसके अलावा हमारा किसी उसके साथ ताल्लुक नहीं। वो 3 किस्म के टैलेंट जो है वो क्या है, वो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल इन अंडरस्टैंडिंग। आप लोगों को किस टैलेंट के साथ गर्ज है? जो बायोलॉजिकली बंदा स्ट्रांग हो, जो ज़हनी, जिस्मानी और सोशली मुआशरती, यही पढ़ते आ रहे हैं ना कि तालीम में जिस्मानी, वो जो उर्दू की लंबी तारीफ है कि जिस्मानी, मुआशरती और ज़हनी नशोनुमा का नाम है, ऐसी बात ही है। यस सर। तो ये हमारा ताल्लुक इसके साथ है। तो फिर मैंने आपको बताया था कि जो टैलेंट है उसके कुछ पर्सपेक्टिव है, वो कौन से निकले? बायोलॉजिकली, पैदाइश के तौर पे जो कुछ उसमें आया, ज़हनी, जो उसकी ज़हनी नशोनुमा है वो कैसे हुई, और जो सोशल सेटअप है, आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, कोच, एथलीट, क्राउड, एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, एजुकेशन, ये सारी चीजें, तो इन तमाम चीजों से आपको टैलेंट जो निकला वो क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल टैलेंट।
एक टैलेंट में जो सारे टैलेंटेड जितनी करेक्टरिस्टिक जो ज़हनी, जिस्मानी, मौशरती, उसके बाद उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी डायमेंशनली विद रिगार्ड्स टू ऑल प्रोफाइल्स, कि हर किस्म का उसमें टैलेंट होगा। तो वो कौन सा, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल। ठीक है। इसके बाद हम कहते हैं कि टैलेंट को अब हमने निकालना है। तो जब यहां तक आपको पता चल गया कि किस किस्म के टैलेंट को हमने निकालना है, जो ज़हनी बच्चा फिट होगा, जो माशरती तौर पे फिट होगा, जो जिस्मानी तौर पे फिट होगा, तो उस बच्चे को आप निकालेंगे। तो उसके लिए अब मैं क्या कहता हूं कि देयर आर सर्टन प्रेडिक्टर्स। वो कौन से हैं? वो 4 प्रेडिक्टर्स हैं। ठीक है। वो आपके मेन कौन से? जो आपके फिजिकल प्रेडिक्टर्स, फिजियोलॉजिकल प्रेडिक्टर्स, साइकोलॉजिकल प्रेडिक्टर्स और सोशियो एनवायरमेंटल प्रेडिक्टर्स आप कह सकते हो। फिर वही बात आ गई कि उसी को आपने अब निकालना है। तो बाइफरकेट कर दिया चीजों को। अब फिजियोलॉजिकली पहले डिटेल में डिस्कस हो चुका है कि उसमें आप देखेंगे कि बच्चा लंबे अरसे के लिए भाग सकता है, स्टेमिना इसका अच्छा है, एंड्योरेंस है, एरोबिक पावर रखता है। तो किस किस्म की एक्टिविटी में आप डालेंगे? अगर वो आप समझते हैं क्विक है, 100 मीटर स्प्रिंटर है, तेज एक्टिविटीज करता है, तो वो उस किस्म की एक्टिविटी में डालेंगे। फिर साइकोलॉजिकली मोटिवेटेड है, डेडिकेटेड है, परसेप्शन अच्छी है, रिएक्शन टाइम अच्छा है, सारी चीजें, तो ये चीजें आपको क्या करेंगी? हेल्प आउट करेंगी। तो ये मल्टी डायमेंशनल टैलेंट की हमें जरूरत होती है। उसके लिए ये मैंने आपको चार्ट जो फिजिकल मल्टी डायमेंशनल टैलेंट इन फील्ड हॉकी का एग्जांपल दी थी, जो मैंने आपको कहा था असाइनमेंट कीजिएगा, जो अभी तक मुझे वो भी नहीं मिली। तो ये प्रेडिक्टर्स के अलावा मैंने आपको बताया है कि देयर आर सर्टन स्टेजेस टू फाइंड आउट। ओ भाई, आपको ये तो पता चल गया कि कौन कौन सी खुसूसियात हैं। अब ये तो नहीं, अब आपको क्या पता कि कहां से शुरू करना है? और टैलेंट के लिए कहां से आपने लेना है बच्चा, कैसे आपको? तो उस देयर आर 4 स्टेजेस टू फाइंड आउट टैलेंट। सबसे पहले तो आपका डिटेक्शन सेंटर, आपको ये पता होना चाहिए कि कहां से बच्चा लेना है। वो डिटेक्शन सेंटर क्या हो सकता है? आपका स्कूल हो सकता है, गली मोहल्ला हो सकता है, मेला हो सकता है, यतीम खाना हो सकता है, कुछ भी। तो ये आपके डिटेक्शन सेंटर हो गए। आपने डिटेक्ट कर लिया पहले, उसके बाद क्या है? फिर डिटेक्शन सबसे पहले है। और किसी के घर जाना है तो उसका लोकेशन पूछ के, तो उसके घर जाने के लिए, तो उसके बाद आप आइडेंटिफाई करते हैं ये फलां वो है, फलां उसके साथ। तो फिर जाके हाँ जी, अब ये रूट लेना है, ये रूट लेना है, फिर आप सिलेक्ट करते हैं और फिर उसके ऊपर आप जो है ना डेवलपमेंट यानी प्रोसेस करते हैं। तो इसका मतलब है पहले डिटेक्शन, आप यतीम खाने चले गए, 150 बच्चा वहां है, जब आपने निकाल लिया सबको, फिर आइडेंटिफाई किया। कैसे आइडेंटिफाई कर लिया? वही जो पीछे मैंने आपको बताया, उन क्वालिटीज को देखते हुए फिर आपने उनको प्रोसेस, जो जो एक्टिविटीज कर रहे थे उनमें से सिलेक्ट कर लिया। ये 20 बच्चे जी मुझे अच्छे नजर आए, अब 20 की ग्रूमिंग आपने कैंप लगा दिया, तो उनकी डेवलपमेंट कर दी। तो ये आपकी टैलेंट डिटेक्शन बन गई, आइडेंटिफिकेशन भी होगी, सिलेक्शन भी होगी टीम की, और उसके बाद कैंप भी लग गया। फिर मैंने आपको बताया था जब कैंप लग गया तो आपने क्या करना है? ये प्रोसेस है, ये आपका जो है ना टैलेंट डेवलपमेंट प्रोसेस। उसके लिए किस चीज की जरूरत है? जो कुछ आपने पिछले सीखा हुआ है, वो क्या सीखा हुआ है, वो जो क्वालिटीज आपने देख के रखी है, आपने क्या करना है? प्रोसेस करना है, ट्रेनिंग प्लान देना है, उनको उनको प्रैक्टिस करवानी है, कोचेज इंस्ट्रक्शंस देनी है, प्रेपरेशन करवानी है, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं। तो फिर क्या हो जाएगा? उनकी ग्रूमिंग होगी और इवेंचुअल परफॉर्मेंस आ जाएगी। तो यहाँ ये हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि देर इनकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग के हवाले से फैमिली इन्फ्लुएंसेस के जो चीज़ें टैलेंट पे अमल दखल करती हैं, कोचेज का क्या रोल होता है, पेरेंट्स का क्या रोल होता है। फिर मैंने आपको बताया, आपने यतीम खाने से अगर वो क्या पता यतीम खाने में बालग बच्चे हो वहाँ पे हों,
तो वो आपको क्या है, वो टैलेंट है, वो तो यूजलेस टैलेंट है। गधे को अगर रंग कर देंगे ना, गधे के ऊपर गधे को रंग करे तो आप कहेंगे ये घोड़ा है, तो वो घोड़ा तो नहीं बन सकता, गधा गधा ही रहेगा। तो आप अगर 16-17 साल का 20 साल का बच्चा लेके ट्रेंड करना शुरू कर दें, वो सारी उम्र भी लगेंगे, ओलंपिक मेडल नहीं ले सकता, वो गधा गधा ही रहेगा। ठीक है, तो कहां से स्टार्ट करना है? देयर आर 3 स्टेजेस टू डेवलप टैलेंट। वो 3 स्टेजेस अभी मैंने आपको करवाई हैं। जो वो 3 स्टेजेस कौन सी हैं? इनिशिएशन, डेवलपमेंट, मास्टरी। इनिशिएशन में किस किस का रोल है मैंने आपको बता दिया है। एथलीट का अपना रोल है, जो बच्चा छोटा होता है, कोच और मेंटर या टीचर का रोल होता है, पेरेंट्स का रोल होता है। मैंने आपको बताया कि इसमें किस किस्म की एक्टिविटीज करानी है, आप सारे समझदार हैं। स्मॉल एरिया गेम, सारी छोटी मोटी एक्टिविटी, फन लविंग, सबको पता है स्कूलों में जॉब कि ये एक्टिविटीज कराएंगे, बच्चों में मोटिवेशन पैदा होती है, सारा कुछ। डेवलपमेंट स्टेज, उसके बाद उनको जब समझते हैं, आपके ट्रेंड होते हैं, बच्चे 3री-4थी क्लास में चले जाते हैं, उनको आप फुटबॉल खिलाना शुरू कर देते हैं, उनको आप बास्केटबॉल खिलाना शुरू कर देते हैं, टेबल टेनिस खिलाना शुरू कर, तो वो डेवलपमेंट स्टेज पे आगे होते हैं। इसीलिए आप आगे उनको सर्टन स्पेसिफिक डोमेन की तरफ ले जाते हैं ना। फिर उनमें से जो अच्छे होते हैं, आप 6ठी-7वीं में उनको टीमों में डालना शुरू कर देते हैं। ये मेरी फुटबॉल टीम का कप्तान है, ये मेरा ये है, ये 11 है, ये टीम है, तो वो एक्सपर्टी स्टेज स्टार्ट हो जाती है वहां से। फिर आप उनको टेक्निकल स्किल्स, अपना डीपी को कहते हैं कि डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन या कोच जो होता है, वो उसको टेक केयर करता है, टेक्निकल स्किल्स का आता है, फेडरेशन से, एसोसिएशन से हेल्प लेते हैं, क्लब्स में भेजते हैं बच्चे को। ये आपकी तो किस स्टेज पे, तो वो मैंने आपको पहले बताया। अर्ली ईयर्स में क्या 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 चीजें हैं, किस पे डिपेंड करते हैं, पेरेंट्स और बच्चों पे। डेवलपमेंट स्टेज पे किस पे डिपेंड करते हैं, कोचेस पे। और मास्टरी स्टेज पे खुद इंडिपेंडेंट एनफ होते हैं, खुद करना जानते हैं, उनको पता होता है, ग्रूमिंग होती है, एजुकेशन उनकी होती है, तो वो इस स्टेज पे। तो ये उसके बाद जब वो नेशनल खेल लेते हैं, तो नेशनल खेलने के बाद 1 साल, 2 साल, 4 साल दाने खत्म हो जाते हैं उनके, और उसके बाद वो डिक्लाइन शुरू हो जाता है, तो रिटायरमेंट आ जाती है। मौसूफ या मौसूफा डिग्री करते हैं और फिजिकल एजुकेशन या पीटी मास्टर बन जाते हैं, या कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, वापडा आर्मी, या कोई शॉप शूप खोल लेते हैं, या बाहर चले जाते हैं, तो रिटायरमेंट आ जाती है। ये हमारे पाकिस्तान का। यहाँ तक अब कोई समझ ना आई हो तो अब बोलें। हाँ शाहिना बोलो। जी सर, क्लियर हो गया सारा, थैंक यू सो क्लियर हो मच। गया? किसी जी का सर। कोई रहता हो? नो सर, अब अगर हूं भी समझ नहीं आई तो फिर सारे मनु रल के समझाओ। नहीं समझ आ रही है। सर आपने नहीं सर, बेसिकली माशाल्लाह सारी बहुत जबरदस्त नर्सरी आपने जो है एक्सप्लेन किया। अब नहीं मेरा ख्याल कोई ऐसी चीज है जो रह गई हो। अब भी कम्प्लीटली बेटा तौर अगर पर भूले आपने ये, ये चंद मिनटों में आपने सच्ची कम्प्लीटली तौर पर समझा दिया। बहुत जबरदस्त, बहुत शुक्रिया जी। और बेटा ये जो चीज है ये रोज रोज नहीं होगी, और ये मकसद यही पीपीएससी ना रखे, ये लाइफ टाइम आपकी वो है, ये आपके स्किल्स हैं। इनको आप अगर अडॉप्ट आगे, तो हमारा एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के जो लेक्चर्स हैं उनका बड़ा टेक्निकल सारे ही, जो बेसिकली मैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेरी पीएचडी भी इसी में ही है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में। तो वो तो लाइफ टाइम जो है ना, ये सारी चीज़ें आपको ये कहाँ से, और ये आपको पता होना चाहिए आप इस फील्ड के कि क्या कौन सा राइट डायरेक्शन कौन सी है। हम तो वही मैंने आपको जो मिसाल दी है ना, गधे को रंग करेंगे तो वो हो जाएगा घोड़ा। नहीं सर, बिल्कुल ईमानदारी से नहीं। बताएं, फर्स्ट ईयर में कॉलेज में जाके आप लोगों ने स्पोर्ट्स शुरू की है, ऐसी बात ही है सर। ना। सर कोई प्रॉपर तो नहीं, मतलब ये है कि जिस तरह 9th-10th हो गई, उसमें स्कूल के अंदर थोड़ी बहुत तो थी, वही फर्स्ट ईयर सेकंड में जाके बंदा लर्निंग शुरू करता था। हाँ, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो हम तो समेत मेरे, हम सब गधे ही हैं भाई। सर क्योंकि आगे जो चैप्टर आ रहा है ना, ह्यूमन ऑन्टोजेनेसिस का, 13 साल के बाद कोई ऐसी
13 साल के बाद कोई ऐसा अलादीन का चिराग नहीं है किसी के पास कि जो बच्चे की ग्रूमिंग कर सके। जो कुछ होना है वो 13 साल तक होना है, मैक्सिमम 13.5 साल तक। जब अल्लाह ताला की जात ने कैपेसिटी नहीं रखी, मैं और आप कौन होते हैं? यूरोपियंस पागल हैं, चाइनीज पागल हैं, जापानीज पागल हैं, ऑस्ट्रेलियंस पागल हैं। आई वेंट टू कोरिया लास्ट में 2017 में, मैंने एक लेक्चर डिलीवर करना था सियोल कोरिया में। तो मैं गया तो वहाँ पे आई गॉट चांस टू मीट देयर नेशनल जो परफॉर्मर्स, जो नेशनल टीम के मेंबर्स थे। 2017 की बात कर रहा हूँ। तो उनकी नेशनल एकेडमी जो है, जिसमें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल सारे प्लेयर्स थे, तो उनकी जो मेंटल रिहर्सल्स हो रही थी, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग हो रही थी। तो बीइंग अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो है ना, वो मुझे भी चांस मिला, तो मैं उनकी विजिट करने गया। तो उनके स्टूडियो को, जो मेंटल स्टूडियो, उनको मैंने विजिट किया। मेंटल स्टूडियो डजंट मीन कि दे वर मेंटली रिटार्टेड पीपल। ये नाम जो है ना, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो है ना, ये ऑल दी हेल्दी पीपल वर इन्वॉल्व इन। तो वो नेशनल एकेडमी के जो बच्चे थे, आप मुझे बताएं कितने जो है ना, उन्होंने कब पार्टिसिपेट करना होगा? अंदाजा लगाएं कि कितने होंगे और कब उन्होंने पार्टिसिपेट करना है। चले, मैं हिंट भी दे दिया आपको। सर आफ्टर ये स्कूल कॉलेजेस। और कोई ऐसा बच्चा जो कुछ बताना चाहे? जो सर जी नेशनल मोस्टली स्कूल लेवल। बेटा, जो नेशनल एकेडमी के बच्चे थे, जो नेशनल टीम के बच्चे थे, नेशनल टीम के, कोरियन नेशनल टीम के, वो तमाम के तमाम 4 से 5 साल के बच्चे थे। जो पाकिस्तान टीम जिस तरह होती है, वो कोरियन जितने थे, वो चाहे बास्केटबॉल का प्लेयर था, चाहे ताइक्वांडो का, जिनकी ट्रेनिंग उधर हो रही थी, वो सब 5-6 साल 7 साल के बच्चे थे। मैंने क्या कहा है? सारे ही बच्चे 7-8 साल से नीचे थे। क्योंकि ठीक हो अच्छा गया? सर, जी सर, उन्होंने क्योंकि अक्सर। एक मिनट जी एक सर। और सुन लेना, फिर उसके बाद आप जी सवाल। सर। और जी सर उन्होंने प्लीज। कब पार्टिसिपेट करना था? उन्होंने 2030 में जो ओलंपिक्स हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करना है। कब करना है पार्टिसिपेट? इसमें सर 2030 2030, में था। जी 2030। 13 साल 2030 अब बाद सर क्या जी। है? 2023 है। है। 7 जी सर। साल अभी भी पड़े हैं। अगर वो बच्चा 5 साल का था 2017 में, तो 13 साल के बाद कितने का हुआ? पुत्र 18 साल का ही हुआ ना। जी सर जी 18 सर साल। 18 साल का। इसका मतलब है अगर कोई 7 साल का था तो वो 20 साल का हो जाएगा। तो मुझे बताएं जी कि वो 20 साल या 21 साल का बच्चा किस में पार्टिसिपेट कर रहा है? ओलंपिक में। नेशनल गेम। जी ओलंपिक। ओलंपिक में पार्टिसिपेशन के लिए वो बच्चा ओलंपिक के लिए वो तैयारी कर रहा है। कब? 13 साल पहले की। मैंने उन्होंने ट्रेनिंग कब शुरू की होगी? वो अगर 7 यही साल सर। के थे, ट्रेनिंग तो 3 साल की शुरू की हुई थी। जी ऐसे ही है। तो आप ये समझते हैं कि आप जो ट्रेनिंग करवाते हैं, तो वो क्या उनके साथ मैच करेगा? नहीं सर, compete नहीं करता उनके साथ। तो बस यही रीजन है। कॉलेज वो गधे को रंग करने वाली बात है। कॉलेज में कुछ नहीं हो सकता। ये सारी उम्र लगे रहे, इधर ही रहना है, आगे नहीं जा सकते, जो मर्जी कर ले। सर इसी तरह ये अक्सर ट्रेनिंग वगैरह की वीडियोस वगैरह ये यूट्यूब चैनल्स वगैरह पे आती हैं, तो इसमें भी दिखाते हैं वो जो ट्रेनर वगैरह छोटे छोटे बच्चों को लेके ग्रूम कर रहे होते हैं। और आपने बिल्कुल बजा कहा अपने इस लेक्चर के अंदर जो हमारी टैलेंट हंट का है, कि हमने अक्सर ऐसी चीजें देखी हैं कि वो जब एक छोटा सा बच्चा नर्सरी लेवल से ग्रूम होके ऊपर आएगा तो वो आगे सीखेगा। हम 10वीं और 11वीं के बच्चों को सिखाते हैं, कहाँ वो सीखेंगे सर। वो वाकई उन्होंने में सही कह रहे हैं। उनकी मोटर न्यूरॉन्स, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, मोटर मेमोरी, वो सारा कुछ फिक्स हो चुका होता है। आप ये बताएं, सिंपल सी मिसाल है, आपके पास इस वक्त लैपटॉप है जिस पे बैठे हैं सारे, उसकी हार्ड कितनी है?
सर 500 500 GB होगी, 1000 होगी, 300 होगी, यही है ना। जी सर। तो जी सर, 500 GB में 600 GB डाटा मुझे फीड करके दिखाएं। नॉट पॉसिबल। चले 501 ही कर ले, 1 GB कर दे बीच में। जी सर। सर तो जब उसकी चिप ही आपने नेगेटिव उसमें फिल कर दी हुई है 13 साल तक, वो पठान पकड़ के ले जाएगा उसके सारे वो जो है ना आपने, तो उसके फिर आप कहते हैं कि वो परफॉर्मेंस दे आपको। फियर, डर, खौफ, डिपेंडेंसी, ये सब कुछ आपने उसे सिखाया। आप सच्ची सच्ची बताएं, बहन भाई घर जाते हैं लेके, कैसे लेके जाते हैं? उंगली पकड़ के? कभी केले भेजा है दुकान पे किसी को? जी ऐसे ही है सर, फिर ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ इंडिपेंडेंट भेज सकते। ऐसी बात ही है ना। जी ऐसे ही है सर, हमारे माशरे में फिर ऐसे ही बेटा है। हमारा मुआशरा ही ऐसा है, इसको चेंज करने की जरूरत है। ये एनवायरमेंटल कंडीशंस जब तक नहीं होंगी, टैलेंट हम ऐसे ही है बस, वो फिर दिहाड़ी बस लगाओ, अपनी सैलरी लो तो घर बवो, वो ऐसे ही है। फिर वो जब तक हम इन चीज़ों पे नहीं करेंगे ऐसे ही रहेगा। मैंने जो अभी गवर्नमेंट को पॉलिसी दी थी, स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब इम्प्लीमेंटेड पॉलिसी है, उसका पहला जी स्कूल सर। भी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स स्कूल जो पहला गवर्नमेंट कॉलेज मेरे ही इदारे को दिया उन्होंने। तो देखें अब वो क्या करते हैं, बनाते हैं कि नहीं। पैसा भी रिलीज हो चुका हुआ है, अगर तो इस पे अमल करना शुरू कर देते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में मैंने एक स्पोर्ट्स स्कूल दिया है, मैंने मैंडेटरी स्पोर्ट्स कराई थी, मैंडेटरी मैट्रिक विद स्पोर्ट्स साइंसेज हो, उसका सिलेबस लादा डिजाइन हो, और 3 साल का 4 साल का बच्चा उधर पढ़े, जैसे मदरसे में पढ़ते हैं ऐसे ही वो पढ़े, और उधर ही वो उनकी ये स्पोर्ट्स मैंडेटरी हो, और बाकी जिस तरह वो हिफ्ज़े कुरान करते हैं इसी तरह यही मैंने दिया हुआ है। उसमें इम्प्लीमेंट जी अप्रूव भी हो गया हुआ है। करते क्या है, इम्प्लीमेंट करते हैं नहीं, मुझे नहीं पता इसका। वही नहीं सर, हमारी यही जो चीजें ना इन लाइन नहीं है, मतलब ये आपने बिल्कुल वजह कहा। मतलब जब पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है तो मतलब कहने का मतलब ये था कि मतलब जिस तरह आप कह रहे हैं कि शुरू से जो बच्चा जो फील्ड अडॉप्ट करना चाहता है वो उसी फील्ड में आए। होता ये है कि हम मैट्रिक के बाद या एफएससी के बाद सोच रहे होते अच्छा हमने ये फील्ड अडॉप्ट करनी है, और हाँ, फिर ये फिर यही है यूजलेस। कि वो हाँ यूजलेस हो जाते हैं। वाकई में सही कह रहे हाँ, वो उसमें तो हम कुछ भी नहीं कहा, वो सर्टन एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स की या फ्रिक्शन ऑफ वो आप मिनिमम सी उसकी ग्रूमिंग आप करते हैं उसकी। फर्ज करें लोकोमोटर्स या नॉन लोकोमोटर्स एक्टिविटीज जो होती हैं उनको हैं। जी अलाइन कर सर। देते हैं, चलने का स्टाइल सीधा कर देते हैं। आप थोड़ा बहुत वो चेंज हो जाती है, वो थोड़ी बहुत हॉकी पकड़ना सिखा देंगे, फुटबॉल ठुड्डे मारना, लेकिन अगर आप उसका ये कहें उसकी जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज डेवलप कर देंगे वो कभी नहीं हो सकता। तो देयर आर 7 कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटिव सर एबिलिटीज जो होती हैं वो डिफरेंशिएशन करना, रिदमाइजेशन है, एंटीसिपेशन है, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये चीजें ये ऐसे नहीं आती हैं, ये बचपन से आती हैं, ये प्रैक्टिस से आती हैं। ठीक है जी, सर जी सर, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। चलें जुबैर, कोई और मुझे इजाजत। जी सर, बहुत अच्छा समझा दिया। अगर शायद क्या ही देते कि अभी भी नहीं समझ आई। नहीं नहीं सर, शायद वाली कोई जायज नहीं है इसमें। यार हुण भी नहीं आई तो दसिया, हुण मैनू समझा दियो। तो नहीं सर। मेरा तो तब कोई से वो हंस रहा था कि जब क्वेश्चन आया कि समझ नहीं आई कि पूछने वाला क्या पूछ रहा है और कहने वाला क्या कह रहा है। हाँ, नहीं अब तो मेरे ख्याल है मैंने इससे